यह एडिटोरियल 20 जुलाई 2022 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित ए रोबस्ट प्लान टू टैकल हाइटेंड हीट स्ट्रेस लेख पर आधारित है। इसमें भारत में ग्रीष्म लहर और संबंधित चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है। संदर्भ: ग्रीष्म लहर या हीटवेव्स के उभार ने पूरे विश्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारत भी इस संदर्भ में अपवाद नहीं है। लांसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2019 के बीच अत्यधिक गर्मी के प्रति भारत की भेद्यता अतिसंवेदनशीलता में 15% की वृद्धि हुई। भारत में अब तक दर्ज किए गए 5 सबसे गर्म वर्षों में से सभी पिछले दशक में ही दर्ज किए गए। मई 2022 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उत्तर पश्चिम भारत के कई भागों में भूमि की सतह का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया, जबकि कुछ इलाकों में तो यह 60 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। इसके साथ ही आर्द्रता, कम बारिश और उच्च तापमान ने विकलता या बेचैनी के स्तर को बढ़ा दिया है, जिससे बिना शीतलन सुविधाओं के लोगों का जीवन और भी कठिन हो गया है। ग्रीष्म लहर का उभार अब कोई अप्रत्याशित स्थिति नहीं रह गई है और यह एक व्यापक प्रतिक्रिया की मांग रखती है। ग्रीष्म लहर क्या है? ग्रीष्म लहर या हीटवेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है जो भारत में मई-जून माह के दौरान एक सामान्य परिघटना है और कुछ दुर्लभ मामलों में इसका विस्तार जुलाई माह तक भी देखा गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) विभिन्न क्षेत्रों और उनके तापमान परास के अनुसार ग्रीष्म लहरों को वर्गीकृत करता है। IMD के अनुसार भारत में ग्रीष्म लहर दिवसों की संख्या वर्ष 1981-1990 में 413 से बढ़कर वर्ष 2011-2020 में 600 से भी अधिक हो गई है। ग्रीष्म लहर दिवसों की संख्या में यह तेज वृद्धि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण हुई है। ग्रीष्म लहर घोषित करने के मानदंड: ग्रीष्म लहर की स्थिति तब मानी जाती है जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यदि किसी स्थान का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर है तो सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को ग्रीष्म लहर की स्थिति माना जाता है। इसके अलावा सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धि को चरम ग्रीष्म लहर की स्थिति माना जाता है। यदि किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो सामान्य तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को ग्रीष्म लहर की स्थिति माना जाता है। इसके अलावा 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धि को चरम ग्रीष्म लहर की स्थिति माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि सामान्य अधिकतम तापमान से परे वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है तो भी यह ग्रीष्म लहर की स्थिति घोषित की जाती है। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने ग्रीष्म लहर के प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की मुख्य रणनीति तैयार करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश जारी किए। भारत में ग्रीष्म लहर के प्रभाव: आर्थिक प्रभाव: ग्रीष्म लहर की लगातार घटनाएं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए, कार्य दिवसों के नुकसान के कारण गरीब और सीमांत किसानों की आजीविका नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ग्रीष्म लहर का दिहाड़ी मजदूरों की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। कृषि क्षेत्र पर प्रभाव: जब तापमान आदर्श सीमा से अधिक हो जाता है तो फसल की पैदावार प्रभावित होती है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों ने पिछले रबी मौसम में अपनी गेहूं की उपज में नुकसान होने की सूचना दी है। भारत भर में ग्रीष्म लहरों के कारण गेहूं के उत्पादन में 6-7% कमी होने का अनुमान किया गया है। पशुधन भी ग्रीष्म लहरों की चपेट में आते हैं, जिनसे उनकी सेहत प्रभावित होती है और उत्पादकता घटती है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि बढ़ते ग्रीष्म तनाव (हीट स्ट्रेस) के कारण वर्ष 2100 तक भारत के शुष्क और अर्धशुष्क डेयरी फार्मिंग में दुग्ध उत्पादन में 25% वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में की कमी आ सकती है। बिजली के उपयोग पर प्रभाव: ग्रीष्म लहर स्वाभाविक रूप से पावर लोड को प्रभावित करती है। वर्ष 2022 में उत्तर भारत में अप्रैल माह में औसत दैनिक शीर्ष मांग वर्ष 2021 की तुलना में 13% अधिक थी, जबकि मई में यह 30% अधिक थी। मानव मृत्यु: ग्रीष्म लहरों के कारण मानव मृत्यु की स्थिति भी बनती है क्योंकि असह्य चरम तापमान, जनजागरूकता कार्यक्रमों की कमी और अपर्याप्त दीर्घकालिक शमन उपायों के कारण स्थिति गंभीर बनती जा रही है। टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट और शिकागो विश्वविद्यालय की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अत्यधिक गर्मी से प्रति वर्ष 1.5 मिलियन से अधिक लोग मृत्यु के शिकार होंगे। बढ़ती गर्मी से मधुमेह, परिसंचरण एवं श्वसन संबंधी रोगों के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों में भी वृद्धि होगी। खाद्य असुरक्षा: ग्रीष्म लहर और सूखे की घटनाओं के मेल से फसल उत्पादन का नुकसान हो रहा है और वृक्ष सूख रहे हैं। गर्मी के कारण श्रम उत्पादकता की हानि से खाद्य उत्पादन में आने वाली अप्रत्याशित कमी स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन के जोखिमों को और गंभीर कर देगी। यह परस्पर प्रभाव विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों खाद्य कीमतों में वृद्धि करेंगे, घरेलू आय को कम कर देंगे और कुपोषण एवं जलवायु संबंधी मौतों को बढ़ावा देंगे। श्रमिकों पर प्रभाव: वर्ष 2030 में कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों से संलग्न श्रमिक गंभीर रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए इन क्षेत्रों पर निर्भर है। कमजोर वर्गों पर विशेष प्रभाव:
जलवायु विज्ञान समुदाय ने वृहद साक्ष्यों के साथ दावा किया है कि ग्रीनहाउस गैसों और एरोसोल के उत्सर्जन में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय कटौती नहीं की जाएगी तो ग्रीष्म लहर जैसी चरम घटनाओं के भविष्य में और अधिक तीव्र, आवर्ती और दीर्घावधिक होने की ही संभावना है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में ग्रीष्म लहर की घटनाओं, जैसी स्थिति अभी है, में हजारों कमजोर और गरीब लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, जबकि जलवायु संकट में उन्होंने सबसे कम योगदान किया है। ग्रीष्म लहरों के प्रभावों को कम करने के लिए भारत को कौन सी दीर्घकालिक रणनीतियां अपनाने की आवश्यकता है? हीटवेव एक्शन प्लान। ग्रीष्म लहरों के प्रतिकूल प्रभाव से संकेत मिलता है कि हीटवेव जोन में ग्रीष्म लहरों के प्रभाव को कम करने हेतु प्रभावी आपदा अनुकूलन रणनीतियों और अधिक सुदृढ़ आपदा प्रबंधन नीतियों की आवश्यकता है। चूंकि ग्रीष्म लहरों के कारण होने वाली मौतों को रोका जा सकता है, इसलिए सरकार को मानव जीवन, पशुधन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। समय की आवश्यकता है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-30, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015-30 का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए, जिसमें राज्य प्रमुख भूमिका निभाए और अन्य हितधारकों के साथ जिम्मेदारी साझा करे। सार्वजनिक जागरूकता और पूर्व चेतावनी प्रणाली। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता के प्रसार, ग्रीष्मकाल के दौरान हीट प्रूफ आश्रय सुविधाएं उपलब्ध कराने, सार्वजनिक पेयजल तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक वनीकरण से ग्रीष्म लहर से होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिलेगी। बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना के साथ ग्रीष्म लहरों से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। यह प्रणाली ग्रीष्म लहर संबंधी खतरों की सूचना देने, विभिन्न निवारक उपायों की सिफारिश करने और आपदा प्रभावों को कम करने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान कर सकती है। जलवायु कार्य योजनाओं को लागू करना। समावेशी विकास और पारिस्थितिक संवहनीयता के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC को सच्ची भावना से लागू किया जाना चाहिए। प्रकृति आधारित समाधानों को न केवल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनाया जाना चाहिए, बल्कि इसे इस तरह से अपनाया जाए जो नैतिक हो और अंतर पीढ़ी न्याय को बढ़ावा देता हो। ग्रीष्म लहर को प्राकृतिक आपदा के रूप में चिन्हित करना। ग्रीष्म लहर को प्रमुख आपदा के रूप में चिन्हित करना समय की आवश्यकता है। भारत को जन जागरूकता के निर्माण में, विशेष रूप से व्यक्तियों और स्थानीय समुदाय द्वारा स्वयं की देखभाल कर सकने के संदर्भ में अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। ग्रीष्म लहर को प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाने से राज्य और जिला प्रशासन को क्षेत्रीय स्तर पर हीटवेव एक्शन प्लान तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा स्कूलों में गर्मी छुट्टी की घोषणा अथवा घरों में आवश्यक शीतलन हेतु प्रबंधों अथवा घर से बाहर रह सकने, यदि बाहर रहना अपरिहार्य ही हो, की अधिकतम समय सीमा आदि के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है। सस्टेनेबल कूलिंग, पैसिव कूलिंग प्रौद्योगिकी, जो प्राकृतिक रूप से हवादार इमारतों के निर्माण में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है, आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के लिए अर्बन हीट आइलैंड की समस्या को संबोधित करने हेतु एक बेहद उपयोगी विकल्प हो सकती है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की AR6 रिपोर्ट में प्राचीन भारतीय भवन डिजाइनों का हवाला दिया गया है, जहां इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। इसे ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में आधुनिक भवनों के अनुकूल बनाया जा सकता है। डार्क रूफ्स को प्रतिस्थापित करना। ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों के अत्यधिक गर्म होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि वे गहरे रंग की छतों, सड़कों और पार्किंग स्थलों से ढके हुए हैं, जो गर्मी को अवशोषित करते हैं और उन्हें देर तक बनाए रखते हैं। दीर्घकालिक समाधानों में से एक यह होगा कि गहरे रंग की इन सतहों को हल्के रंग के और अधिक हल्का और परावर्तक सामग्री से प्रतिस्थापित किया जाए। यह अपेक्षाकृत शीतल वातावरण का निर्माण करेगा। जलवायु प्रत्यास्थी फसलें। जोखिमों के संबंध में एक गतिशील समझ की आवश्यकता है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि हमने अब तक जिन फसलों पर भरोसा किया है, क्या वे भविष्य में भी खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान कर सकने में सक्षम होंगी। फसल की क्षति के विरुद्ध बीमा के प्रावधान की आवश्यकता है और मिश्रित फसल को बढ़ावा देना होगा। अभ्यास प्रश्न। ग्रीष्म लहरें भारत के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों तक क्यों सीमित हैं? उन रणनीतियों की चर्चा करें जिन्हें भारत को ग्रीष्म लहरों के प्रभावों को कम करने के लिए अपनाने की आवश्यकता है। I've been living life right like I could just die any minute.